Hello friends, this is Jaswin. Welcome to Adhikam Manch. We are present here with another new session that is English Pedagogy CTET Special. फ्रेंड्स इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, तो इस सीरीज़ में जो हम डिस्कस करेंगे यानी इंग्लिश पेडागोजी के सिलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फ्रेंड्स यानी कि आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ को बेहतर बनाने के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चंस की ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू है, यानी कि इसके पार्ट 6 आ चुके हैं। आज जो हम करने वाले हैं इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल का पार्ट नंबर 7 करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स पार्ट नंबर 7 में यानी कि 10 क्वेश्चंस करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इस सीरीज़ को आपको लास्ट तक गौर से देखना है, ठीक है। जो क्वेश्चंस का डिस्कशन रहेगा काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमने डिस्कस करने की कोशिश की है, क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट छूट ना जाए क्वेश्चन से संबंधित, इस चीज़ों को हमने इसमें इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स आई होप ये सीरीज़ आपको हेल्प करेगी, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज़ को। यानी आज के लिए ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इस सीरीज़ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। LSRW स्टैंड फॉर, सबसे पहले यानी कि LSR स्टैंड फॉर। तो फ्रेंड्स LSRW की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ए कह रहा है यानी कि लिसनिंग, स्पेशलाइजिंग या रोट मेमोराइजेशन या फिर राइटिंग। बी ऑप्शन कहता है यानी कि लर्निंग, स्पीकिंग, राइट थिंकिंग एंड राइटिंग, या फिर सी कहता है लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि LSRW की जो फुल फॉर्म रहेगी तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फ्रेंड्स सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। अब हम बात कर लेते हैं यानी कि LSRW क्या है। तो फ्रेंड्स ये एक लैंग्वेज स्किल्स है जिसे हम बात करते हैं, यानी कि भाषा कौशल, किस तरह से बच्चा भाषा सीखता है, एक कौशल है यानी कि स्किल्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बच्चा सीखता है यानी कि लिसनिंग सीखता है, बच्चा सुनना सीखता है यानी कि जिसे हम लिसनिंग कहते हैं, ठीक है, ये लैंग्वेज स्किल्स हैं। उसके बाद बच्चा स्पीक करना सीखता है यानी बोलना सीखता है। उसके बाद बच्चा जो होता है यानी कि रीडिंग करना सीखता है, एंड देन लास्ट में जो बच्चा राइटिंग करना सीखता है जिसे हम लिखना कहते हैं। तो फ्रेंड्स यानी कि LSRW are the language skills in which the students learn language। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो लैंग्वेज स्किल्स हैं उनके थ्रू बच्चा भाषा को सीखता है, भाषा का ज्ञान अर्जित कर पाता है। तो फ्रेंड्स LSRW की जब भी हम बात करते हैं तो यानी कि लिसनिंग सुनना, स्पीकिंग बोलना, रीडिंग पढ़ना एंड राइटिंग लिखना। तो फ्रेंड्स यानी कि इस तरह से लैंग्वेज डेवलपमेंट जब भी किसी बच्चे का चलता है तो ये सीरीज कंटिन्यू, ये सीक्वेंस कंटिन्यू होती है, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो फ्रेंड्स यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। अकॉर्डिंग टू द एडवोकेट्स ऑफ द स्ट्रक्चर अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग द मटेरियल शुड बी ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ। तो फ्रेंड्स यानी कि अकॉर्डिंग टू एडवोकेट्स ऑफ द स्ट्रक्चरल अप्रोच। फ्रेंड्स यहाँ पे संरचनावादी अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं, स्ट्रक्चरल अप्रोच की बात करते हैं टू इंग्लिश लैंग्वेज में टीचिंग द मटेरियल शुड बी ग्रेडेड, तो उसका कौन सा एक बेस हो सकता है? यानी कि लैंग्वेज जो इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग में, ठीक है, जो मटेरियल हम यूज करते हैं, तो स्ट्रक्चरल जो अप्रोच है किस तरह से हेल्प करता है, यानी कि टीच एबिलिटी, यूजफुलनेस एंड टीचेबिलिटी, यूजफुलनेस एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ यूज, या फिर इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, या फिर लर्नर्स पोटेंशियल, या फिर फिजिकल एज ऑफ द लर्नर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जब भी हम यानी कि टीचेबिलिटी, यूजफुलनेस एंड फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं तो ये ऑप्शन हट जाता है। इंटेलेक्चुअल लेवल ऑफ स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो ये भी हट जाता है, क्योंकि हम साइकोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं। साइकोलॉजी के थ्रू या फिर फिलॉसफी के थ्रू हम इंटेलेक्चुअल लेवल की बात करते हैं। यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि लर्नर पोटेंशियल, यानी कि स्टूडेंट्स में कितना पोटेंशियल है, किस तरह से वो सीख पाते हैं। जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है इस तरह से लैंग्वेज स्किल्स में या लैंग्वेज टीचिंग में इस तरह से हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहता है। ये हम बात करें डी ऑप्शन की, फिजिकल एज ऑफ द लर्नर्स, तो फिजिकल एज से यहाँ पे कोई संबंध नहीं होता। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि क्वेश्चन नंबर 3 पर हम चलते हैं। वाइल स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम द स्टूडेंट्स जनरली फेस, जब भी कोई बच्चा
फर्स्ट टाइम स्पीकिंग करता है यानी कि फर्स्ट टाइम बोलता है, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट्स स्कूल में गए उस, ठीक है, टीचर उसे पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है, रीडिंग राइटिंग सबको सिखाएं, लेकिन जब फर्स्ट टाइम बच्चा स्पीकिंग करने की कोशिश करता है, बोलने की कोशिश करता है, तो वो किस चीज़ को फेस करता है, ठीक है, सामान्यतः कौन सी चीज़ उसे प्रॉब्लम क्रिएट करती है, यानी कि इनहिबिशन, कॉन्फिडेंस, बोथ इनहिबिशन एंड कॉन्फिडेंस, या फिर फियर्स साइकोसिस। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन की बात करते हैं तो बिल्कुल करेक्ट जो रहेगा, सामान्य तो जो बच्चा फेस करता है वो इनहिबिशन फेस करता है, यानी कि संकोच फेस करता है, ठीक है, साइनेस और नर्वस फीलिंग, ठीक है, बच्चे के अंदर नर्वसनेस होती है तो इनहिबिशन फील करता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। फ्रेंड्स इस यानी कि इस पार्ट में कुछ यानी कि इजी क्वेश्चंस सेलेक्ट हो गए हैं, तो फ्रेंड्स ये भी काफ़ी हेल्प करेंगे। इस तरह के भी 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं यानी कि हाई लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो द पर्पज़ ऑफ टीचिंग अ पोइट्री टेक्स्ट इज मोर ऑन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पर्पज़ ऑफ टीचिंग पोइट्री टेक्स्ट के जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं तो उसका एक क्या पर्पज़ है, यानी कि इन्जॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, लिटरेरी सेंसिटिविटी, या फिर इनरिचमेंट एंड ऑफ वोकेबलरी, या फिर ग्रामेटिकल अवेयरनेस, या फिर फेमिलाइजेशन ऑफ साउंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पर्पज़ ऑफ टीचिंग अ पोइट्री टेक्स्ट की जब भी हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो उसका पर्पज़ रहेगा यानी कि वो रहेगा फेमिलाइजेशन ऑफ साउंड, यानी कि साउंड्स को फेमिलाइज करे, टीचिंग पोइट्री के थ्रू बच्चा अच्छी तरह से उसको समझ पाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, डी ऑप्शन डाउट हो रहा क्वेश्चन में, डी ऑप्शन नहीं होगा। फ्रेंड्स ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, यानी कि इन्जॉयमेंट एंड डेवलपमेंट, लिटरेरी सेंसिटिविटी। जब भी हम पोइट्री टीचिंग की बात करते हैं तो पोइट्री टीचिंग में यानी कि इन्जॉयमेंट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि बच्चों का इन्जॉयमेंट के साथ साथ डेवलपमेंट, यानी कि जो लिटरेरी सेंसिटिविटी है, साहित्य के प्रति उनकी संवेदना को जागृत करना टीचिंग यानी कि पोइट्री का एक उद्देश्य होता है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। स्टोरी टेलिंग इज एन, यानी कि स्टोरी टेलिंग निम्नलिखित में से क्या है, एक मेथड है, स्ट्रेटजी है, टेक्निक है, या फिर अप्रोच है। तो फ्रेंड्स जब भी हम स्ट्रेटजी या मेथड की बात करें, मेथड यानी कि एक विधि होती है, इस तरह की विधि कि किस कार्य को हमें किस कार्य योजना के अंतर्गत करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप करना है। स्ट्रेटजी की बात करें तो किसी कार्य इसकी एक टारगेट या ऑब्जेक्टिव को लेकर जब हम चलते हैं तो इसकी एक रणनीति तैयार करते हैं कि आज हमें इतना करना है, कल इतना करना है, ठीक है, तो वो उसको हम स्ट्रेटजी कहते हैं। यदि अप्रोच की बात करें, अप्रोच मतलब उपागम, टीचिंग स्किल्स या टीचिंग में हम अप्रोच लगाते हैं, नए नए उपागम का यूज करते हैं, उसमें नई नई टेक्निक का यूज कर सकते हैं, तो वो अप्रोच होता है। तो फ्रेंड्स जो स्टोरी टेलिंग है एक टेक्निक, एक तकनीक की तरह काम करती है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा सी रहेगा। तो स्टोरी टेलिंग इज अ टेक्निक, एक टेक्निक है स्टोरी टेलिंग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है स्पेस इज प्रीक्यूजिट टू लर्निंग इंग्लिश, यानी कि कौन सी चीज़ है जो प्रीक्यूजिट मतलब एक आधार, ठीक है, या एक बेस है। यदि हम लर्निंग इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो कौन सी एक चीज़ बेस है, यानी कि मोटिवेशन, नॉलेज ऑफ ग्रामर, या फिर क्रीमिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, या फिर रीडिंग स्टोरीज। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो बात आती है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज सीखने में, चाहे इंग्लिश की बात हो चाहे किसी भी की बात हो, तो जब भी हम प्री रिक्विजिट टू लर्निंग इंग्लिश की बात करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे मोटिवेशन रहेगा। किसी भी चीज़, किसी भी लैंग्वेज, किसी भी भाषा को सीखने के लिए सबसे पहले बच्चे का अभिप्रेरित होना, बच्चे के अंदर मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं नॉलेज ऑफ ग्रामर, ऑफकोर्स बच्चा इंग्लिश सीखेगा तो उसे यानी कि ग्रामर की नॉलेज भी होनी चाहिए, वर्ड्स और उसकी मीनिंग का पता होना चाहिए, और उससे बहुत सारी रीडिंग भी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स सबसे पहला जो रहेगा बच्चे के अंदर मोटिवेशन होना चाहिए, उसके बाद ही वो कोई चीज़ सीख पाएगा। यदि ऑप्शन इस तरह से नहीं कहता, मोटिवेशन को हटा देता है, तो उसके थ्रू हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है ठीक है,
तो फ्रेंड्स यानी कि सी टेट की बात करें, यूपी टेट की बात करें और डिफरेंट एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रेंड्स यानी कि जब भी हम लर्निंग इंग्लिश की यानी कि प्रीक्यूजिटी की बात करते हैं, एक आधार की बात करें तो कौन सा बेस रहेगा, तो फ्रेंड्स मोटिवेशन रहेगा। तो फ्रेंड्स ये रहा यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, ये था क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो इंग्लिश इन इंडिया इज़ अ लैंग्वेज यूज्ड, यानी कि इंडिया में यदि हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं तो किस तरह से यूज़ होती है। ठीक, ये क्वेश्चन कहता है कि किस तरह से इंग्लिश जो यूज होती है इंडिया में। फॉर वाइडर कम्युनिकेशन, ऑफकोर्स वाइडर कम्युनिकेशन यूज होता है। ठीक है, फॉर प्रेस्टीज सिंबल, हाँ एक प्रेस्टीज सिंबल की तरह भी इंग्लिश का यूज होता है, क्योंकि जो सोसाइटी, ठीक है, या जिन घरों में इंग्लिश बोली जाती है वो अपने आप को एक गर्व महसूस करते हैं, एक प्रेस्टीज, एक सम्मान की दृष्टि से उनको देखा जाता है। या फिर फॉर एसेसिंग टू क्वालिटी लिटरेचर, हाँ बिल्कुल करेक्ट, क्वालिटी लिटरेचर की बात करते हैं तब भी इंग्लिश का यूज़ होता है। या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, क्योंकि सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये अलग तरीके से भी पूछा जाता है। यानी कि जो इंडिया में लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज है वो कौन सी लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज है, ग्लोबल लैंग्वेज है, ठीक है, या सेकंड लैंग्वेज है। तो फ्रेंड इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सेकंड लैंग्वेज की तरह हम इंग्लिश को देखते हैं। ठीक है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज की जब भी हम बात करते हैं तो हमारी हिंदी हो गई, सेकंड लैंग्वेज की बात करते हैं या फॉरेन लैंग्वेज की बात करते हैं तो वो इंग्लिश हो गई, क्योंकि हिंदी के बाद जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है वो, ठीक है, यानी कि एक ग्लोबल लैंग्वेज या फॉरेन लैंग्वेज को हम इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज की तरह देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि किस तरह से यूज होती है, तो फर्स्ट यानी कि ए बी सी सारे के सारे करेक्ट होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन की तरफ हम जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज नॉट यूजफुल व्हेन द क्लास इज, यानी कि ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है ग्रामर पढ़ाने का, इंग्लिश पढ़ाने का, ठीक है, जो सबसे पहला मेथड है, प्राचीन ट्रेडिशनल मेथड है, वो किस यानी कि इज नॉट यूजफुल व्हेन द क्लास, तो किस तरह के क्लास में यूजफुल नहीं होता, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ओवरक्राउडेड या फिर फुल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यानी कि किस तरह के क्लासेस में वो यानी कि यूजफुल नहीं रहता। हेट्रोजीनियस की जब भी हम बात करते हैं तो हेट्रोजीनियस होता है यानी कि विषमान क्लास, जिसमें बच्चे डिफरेंट तरीके से मतलब यानी कि अलग अलग प्रतिभाशाली बच्चे हों, यानी कि उनकी इंटरेस्ट अलग हो, उनका मेंटल लेवल अलग हो, वो उनको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। जिसमें जो ग्रुपिंग होती है यानी कि एक तरह के बच्चे नहीं होते, वो है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस की बात करें तो एक तरह के बच्चे यानी कि उनकी जो बुद्धि लब्धि है एक ही हो, एक तरह की बौद्धिक क्षमता हो, ठीक है, रुचि इंटरेस्ट हो, तो उसे होमोजीनियस। यदि ओवर क्राउडेड की बात करते हैं तो उस तरह की क्लास जिसमें बहुत सारे यानी कि एक जो मानक है, एक मापदंड है कि एक क्लास में 30 to 35 स्टूडेंट्स होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा 40-50 स्टूडेंट्स हों, तो उस तरह की क्लास में यानी कि जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, या फिर फुल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यानी जब भी हम बात करते हैं ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड तो यूजफुल जो नहीं रहेगा यानी कि हेट्रोजीनियस क्लासेस में वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी कि जो विषमांगी क्लास होते हैं यानी कि डिफरेंट पीपल या डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जिसमें पाया जाता है, ठीक है, उस तरह की क्लासेस में ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड उपयोगी नहीं रहेगा। बाकी यदि हम बात करें होमोजीनियस में यूजफुल रहेगा। और ओवर क्राउडेड की बात करते हैं तो ओवर क्राउडेड में तो किसी तरह का कोई भी मेथड काम ही नहीं करने वाला, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर्स ऑफ द स्टूडेंट्स कैन बी इजीली सॉल्व्ड थ्रू। प्रॉब्लम ऑफ स्पेलिंग एरर्स, तो फ्रेंड्स यानी कि जब भी स्टूडेंट्स स्पेलिंग में एरर करते हैं तो उनको किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है, यानी कि कौन सा एक तरीका है जो बहुत ही आसान और इजी है। यानी कि टीचिंग एड्स, जो भी एक टीचर टीचिंग एड्स यूज करता है वो सबसे बेहतर तरीका है, जिससे जो बच्चे स्पेलिंग में एरर कर रहे हैं उनमें सुधार किया जा सकता है। या फिर हम बात करें टेक्स्ट बुक, बी ऑप्शन कहता है टेक्स्ट बुक, यानी टेक्स्ट बुक के थ्रू हम स्पेलिंग्स के एरर को दूर कर सकते हैं, या फिर डिक्शनरी के थ्रू यूज कर सकते हैं, या फिर डिक्टेशन। तो फ्रेंड्स टीचिंग एड्स की जब भी हम बात करते हैं वो टीचिंग का हिस्सा है,
तो बच्चों की एरर को उनके ज़रिए हम दूर नहीं कर सकते। डिक्शनरी से हम वर्ड्स को रटा सकते हैं, ठीक है, उसकी स्पेलिंग करेक्ट करा सकते हैं, लेकिन जो कमी करते हैं बच्चे डिक्शनरी से वर्ड सीखने के बाद या टेक्स्ट बुक से वर्ड सीखने के बाद लिखने में आगे जो गलती कर रहे हैं उसको हम नहीं सुधार सकते। टीचिंग एड्स से नहीं सुधार सकते, डिक्शनरी से नहीं सुधार सकते, टेक्स्ट बुक से भी नहीं सुधार सकते। जो स्पेलिंग एरर्स करेक्ट करने का जो एक तरीका रहेगा वो रहेगा डिक्टेशन। डिक्टेशन मतलब बच्चों को हम डिक्टेट कराएं, ठीक है, कुछ वर्ड्स दे दें और उनको लिखाएं एक टीचर, ठीक है, एक पैसेज एक पैराग्राफ दे दे कि इसको आप तैयार करो, उसमें से कोई डिफ़िकल्ट वर्ड टीचर बोलता है और बच्चे उससे प्रैक्टिस करते हैं, लिखते हैं। जब भी स्पेलिंग में वो गलती करते हैं उनको टीचर सुधारता है, फिर से कहता है कि इसी पैसेज का दोबारा से, इसी पैराग्राफ का दोबारा से डिक्टेशन होगा, ठीक है। तो जो बेहतर तरीका है यानी कि स्पेलिंग एरर्स को दूर करने का वो सबसे आसान तरीका डिक्टेशन है, ठीक। बाद में कोई भी एक तरीका हम यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला जो सबसे इजी वे है वो डिक्टेशन है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10। टू बिहेवियरिस्ट लर्निंग इज बेस्ड ऑन, मतलब बिहेवियरिस्ट व्यवहारवादियों के लिए जो लर्निंग है, अधिगम है, वो किस पर बेस्ड होता है, ठीक है, यानी कि इंटरेक्शन, ऑप्शन ए कहता है यानी कि इंटरेक्शन, बी कहता है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, या सी कहता है कोडिंग एंड डिकोडिंग, या फिर डी कहता है यानी कि डिस्कशन। तो बिहेवियरिस्ट यानी कि जो व्यवहारवादी हैं, जो उनकी लर्निंग है वो किस तरह से मानते हैं, यानी कि उनका जो बेस होता है किस पर बेस्ड मानते हैं। इंटरेक्शन, इंटरेक्शन मतलब वार्तालाप, इंटरेक्ट करना, ठीक है, एक दूसरे से, या फिर स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स, या फिर कोडिंग डिकोडिंग, या फिर डिस्कशन। तो फिर डिस्कशन की बात करते हैं तो डिस्कशन में एक परिचर्चा यानी कि व्यवहारवादी बिल्कुल भी नहीं मानते, डिकोडिंग और कोडिंग को भी नहीं मानते। तो जो व्यवहारिस्ट जो मानते हैं यानी कि इंटरेक्शन, ठीक है, जो इंटरेक्शन है, सोसाइटी में बच्चे इंटरेक्ट करें, एक दूसरे से इंटरेक्ट करें, जो स्टूडेंट्स है एक ग्रुपिंग करके आपस में इंटरेक्ट करें। तो व्यवहारिस्ट इस तरह से मानते हैं जो उनकी लर्निंग है बेहतर तरीके से बन पाएगी। जब तक बच्चा आपस में इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे तो उनकी जो लर्निंग है वो नहीं चल पाएगी। तो इस तरह से जो बिहेवियरल जो अप्रोच है, ठीक है, वो लर्निंग को इंटरेक्शन पर बेस्ड मानती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो करेक्ट रहेगा यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। टू बिहेवियरिस्ट लर्निंग इज बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। तो फ्रेंड्स ये था क्वेश्चन नंबर 10। आई होप ये सीरीज आपको हेल्प करेगी, आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाएगी। फ्रेंड्स यहाँ पे हम बिहेवियरिस्ट की बात करें, बिहेवियरिज्म की बात करें तो व्यवहारवादी की जब भी हम बात करते हैं, यानी कि व्यवहारवादी जो अप्रोच है फ्रेंड्स, तो यानी कि फादर ऑफ बिहेवियरिस्ट जब भी हम मानते हैं तो वो वॉटसन को मानते हैं। एक चीज़ इंक्लूड कर लें, ठीक है। तो बिहेवियरिस्ट अप्रोच की जब भी हम बात करते हैं इंटरेक्शन पर ज़्यादा जोर देती है। तो फ्रेंड्स ये सीरीज थी यानी कि इंग्लिश पेडागोजी सीटेट स्पेशल पार्ट 7 हमने यहाँ पे किया। आई होप ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे, ठीक। तो इस तरह की और जो सीरीज आने वाली है वो कंटिन्यू है। फ्रेंड्स ये सीरीज अच्छी लगती है तो आप लाइक करें, कमेंट के थ्रू अपनी कोई भी क्वेरी हो उसे ज़रूर से ज़रूर पूछें और चैनल सब्सक्राइब करें। यदि अभी तक नहीं किया गया है तो हमारे चैनल अधिगम मंच को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग, दैट वाज